Good morning, students. After knowing about the Varna system in detail, let us study about the जनपद. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड जनपद का मीनिंग. जनपद का शब्द का मतलब है वो लैंड जहाँ जन यानी लोग सेटल हो गए. The word janpad literally means the land where the Jan set its foot and settled down. वो रूलर्स जो बड़े एरियाज को कंट्रोल करते थे और अश्वमेध सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, वो राजाज ऑफ जनपद के नाम से जाने जाते थे. आर्कियोलॉजिस्ट्स को इन जनपद्स में कई सेटलमेंट्स मिले, जैसे कि अतरंजी खेरा नियर इटा, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड पुराना किला इन दिल्ली. आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया कि लोग कैटल और अदर एनिमल्स रखते थे और वो हट्स में रहते थे. साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये भी फाइंड आउट किया कि इन सेटलमेंट्स में लोग पल्सिस यानी दाल, बार्ले, वीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, सीसम, मस्टर्ड और शुगर केन जैसे कई क्रॉप्स उगाते थे. जनपदास के लोग ग्रे और रेड कलर के अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के मटके बनाने में बहुत अच्छे थे. इन साइट्स पर एक यूनिक टाइप के पॉटरी मिली है जिससे पेंटेड ग्रेवेयर यानी PGW के नाम से जाना जाता है. ये ग्रे कलर के पॉट्स थे जिनमें पेंटेड डिज़ाइंस थे, यूजुअली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और सिंपल लाइंस देखी जाती थी. हिस्टोरियंस का मानना है कि करीब 2500 ईयर्स पहले कुछ जनपदस बाकी जनपदस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल बन गए. इन्हें महाजनपदस के नाम से जाना जाने लगा. मोस्ट महाजनपद्स को एक कैपिटल सिटी था. ज़्यादातर महाजनपद फोर्टिफाइड थे, यानी उसके अराउंड ह्यूज वॉल्स बिल्ड किए गए थे. ये फोर्ट्स लोगों को दूसरे किंग्स के अटैक से बचाने के लिए बिल्ड किए गए थे. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रूलर्स अपने किंगडम के बाहर टॉल और ह्यूज वॉल्स बिल्ड करके अपना पावर और रिचनेस डिस्प्ले करना चाहते हो. इस तरह से राजाओं के लिए फोर्टिफाइड एरियाज के अंदर रहने वाले लोगों को कंट्रोल करना इजी हो जाता था. Building the fortifications required a lot of planning, money, labor and resources. At that time, certain important developments took place. नए राजास अब स्ट्रॉन्ग आर्मीज मेंटेन करने लगे. सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज पे की जाने लगी और साल भर के सारे एक्सपेंसेस किंग्स मेंटेन करते थे. नई करेंसी के रूप में पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज होने लगे. अब हम देखेंगे कि महाजनपदस के रूलर्स टैक्सेस कैसे कलेक्ट किया करते थे. तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स का मतलब. टैक्स का मतलब है वो अमाउंट ऑफ मनी जो हम सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को पे करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमें कुछ सर्विसेज दे सके, जैसे कि बसेस, ट्रेन्स, हॉस्पिटल्स और ड्रिंकिंग वाटर जैसी सुविधाएं. रूलर्स जो ह्यूज फोर्ट्स बनाते थे और बिग आर्मीज मेंटेन करते थे, उसके लिए और उसको मेंटेन करने के लिए उनको कई सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी. इसलिए रूलर्स ने रेगुलर टैक्सेस लेना शुरू कर दिया. टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए रूलर्स ने ऑफिसर्स को अपॉइंट किए थे. The taxes collected were as follows. टैक्सेस ऑन क्रॉप्स सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था. प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट
टैक्सेस के लिए फिक्स किया गया था, उसको भाग या शेयर कहा जाता था। हर्डर्स भी टैक्सेस पे किया करते थे। उन लोगों से एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस टैक्स के फॉर्म में लिए जाते थे। क्राफ्ट्स पर्सन भी टैक्स पे करते थे। ये टैक्सेस लेबर के फॉर्म में हो सकते थे। ये लोग महीने में एक दिन राजा के लिए काम करते थे और वो टैक्स के फॉर्म में करते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा को टैक्स के फॉर्म में दिया करते थे। जो गुड्स ट्रेड के थ्रू खरीदे और बेचे जाते थे उन पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे। अब हम जानेंगे इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर के बारे में, यानी किंग्स ने एग्रीकल्चर के मेथड्स में क्या क्या चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स किए। इस टाइम में एग्रीकल्चर में 2 मेजर चेंजेस हुए। पहला चेंज था आयरन प्लोशेयर का यूज़ करना। पहले आयरन की जगह वुडन प्लोशेयर यूज़ किया जाता था। आयरन प्लोशेयर से क्लेई सॉइल को बेटर तरीके से प्लो किया जाता था, क्योंकि आयरन प्लोशेयर वुडन प्लोशेयर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस चेंज ने क्रॉप प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। दूसरे मेजर चेंज की बात करें तो वो था प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी मीन्स धान, जिससे राइस निकाला जाता है। इस मेथड में ग्राउंड पर सीड्स स्कैटर करने की बजाय सैपलिंग्स यानी स्मॉल प्लांट्स ग्रो किए जाते थे और फिर उनमें से हेल्दी सैपलिंग्स को फील्ड्स में ट्रांसप्लांट किए जाते थे, यानी फिर से बोए जाते थे। इस मेथड से प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब ज़्यादा प्लांट्स सरवाइव करते थे। लेकिन ये एक बहुत ही टफ वर्क था और ये काम को स्लेव्स, मेन और वीमेन यानी दासास और दासीस किया करते थे। स्लेव्स के साथ साथ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी ये काम करते थे। इन लेबरर्स को कामकरास कहा जाता था। इस मेथड में मेहनत काफ़ी लग रही थी, पर प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए फ़ायदा भी हो रहा था। Now let's gather some information about the most important महाजनपद of मगध। अपने फॉर्मेशन के बाद 200 साल में ही मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया था। सोन और गंगा जैसी रिवर्स मगध के थ्रू फ्लो करती थी। द नेटवर्क ऑफ दीज रिवर्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल फॉर क्रॉप्स। मगध के इम्पोर्टेंस का अगला रीजन ये था कि वो फॉरेस्ट से सराउंडेड था। ये डेंस फॉरेस्ट्स मगध को कई तरीके से यूज़फुल होते थे, जैसे कि फॉरेस्ट्स में से एलिफेंट्स को कैप्चर करके यानी कि पकड़कर आर्मी के लिए ट्रेन किए जाते थे। साथ ही ये फॉरेस्ट्स कार्ट्स, चैरियट्स और हाउसेस बनाने के लिए वुड भी प्रोवाइड करते थे। रिवर्स और फॉरेस्ट के अलावा मगध में आयरन ओर के माइंस भी थे। यहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट करके स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जा सकते थे। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के 2 पावरफुल रूलर्स थे। ये दोनों एक्सपांशनिस्ट थे, यानी कि ये दोनों अपने किंगडम को एक्सपांड यानी बढ़ाने के लिए हर कुछ काम कर लेते थे। दोनों ने हर पॉसिबल तरीके बाकी जनपद्स को कॉन्कर करने के लिए यूज़ किए। Mahapadmananda was another important ruler of Magad. His control was extended up to the northwest part of India.
कई सालों तक बिहार में राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर मगध का कैपिटल था, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र विच इज़ प्रेजेंट डे पटना को कैपिटल बना दिया गया। हमने जाना कि मगध एक पावरफुल किंगडम था, लेकिन मगध के पावरफुल होने के बावजूद वहाँ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी थे। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट किंगडम था वज्जी। वज्जी का कैपिटल वैशाली प्रेजेंट डे बिहार था। वज्जी की गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म की थी, जिसे गण या तो संघ कहा जाता था। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई सारे रूलर्स होते थे। दिस वॉज अ यूनिक सिस्टम इन विच थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल्ड टुगेदर एंड ईच वन वॉज नोन एज अ राजा। सभी राजास मिलकर सब डिसीशंस लेते थे और राजास के बीच की यही यूनिटी वज्जी की स्ट्रेंथ थी। ये सारे राजास साथ में ही रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे। सारे राजास असेंबलीज में मिलते थे और इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशंस और डिबेट्स करके डिसीशंस लेते थे। वीमेन, दासास और कामकारास को इस असेंबलीज में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। महावीर और लॉर्ड बुद्धा बिलोंग्ड to Gan or Sangh. Buddhist literature provides good information about the life in the Sangh. कई पावरफुल किंगडम्स के राजाओं ने संघर्ष को कॉन्कर करने की कोशिश की, लेकिन वज्जी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए रखने में काफ़ी सालों तक सक्सेसफुल रहा। Sanghas lasted for a very long period of time. It was about 1500 years ago that the last Gan or Sangh was conquered by the Gupta rulers. दीघा निकाया नाम की एक बुक जो 2300 years पहले लिखी गई थी, उसमें लॉर्ड बुद्धा की कुछ स्पीचेस है। इस बुक में अजातशत्रु और वज्जी का एक अकाउंट दिया गया है, जो अब हम जानेंगे। अजातशत्रु वज्जीस पर अटैक करना चाहता था। उसने अपने मिनिस्टर वत्साकरा को लॉर्ड बुद्धा के पास इस मैटर पर एडवाइस लेने के लिए भेजा। When Lord Buddha heard from Vassakara that the Vajjis met frequently in full assemblies, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as they followed the established rules, they held full and frequent public assemblies and acted together. They respected, supported and listened to the elders. Vajji women were not held by force or captured. Chaityas, that is the local shrines, were maintained in both towns and villages, and saints of different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. Good morning, students. After knowing about the Varna system in detail, let us study about the जनपद्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड जनपद का मीनिंग। जनपद का शब्द का मतलब है वो लैंड जहाँ जन यानी लोग सेटल हो गए। द वर्ड जनपद literally means the land where the Jan set its foot and settled down.